ओके जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स का मतलब है कि जब यूजर कोई की प्रेस कर रहा है, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर रहा है, तो कीबोर्ड की इवेंट्स अक्कर होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? या तो वो यूजर बटन को दबाएगा, या फिर वो बटन को रिलीज कर देगा, या दबाए रखेगा। नॉर्मली तीन इवेंट्स होती हैं। जब दबा रहा है तो जो इवेंट होती है वो डाउन होती है, बटन पहले नीचे प्रेस होता है, और फिर अगर उसने बटन को छोड़ा नहीं तो वो प्रेस वाली इवेंट आएगी, छोड़ा ही नहीं है उसने। और फिर लास्ट में आती है कीबोर्ड अप इवेंट, जब उसको छोड़ देता है। तो इन तीनों को ही ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। लेकिन ये तीनों जो कीबोर्ड की इवेंट है, वो हम किस एलिमेंट पर ट्राई कर सकते हैं? क्या मैं, जैसे हमने ऑन क्लिक इवेंट किया था, तो हमने H1 लिखा था, H1 पे ऑन क्लिक कर दिया था, तो H1 पे ऑन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड की जो इवेंट है, क्या वो हम H1 पे कर सकते हैं या नहीं? बताओ। मेरे हिसाब से तो बटन पे होनी चाहिए। बटन पे, और हर्षित के हिसाब से? हर्षित कहाँ गया? ऑन करके। जी सर। हाँ जी जी, सर। बताओ कि कीबोर्ड की इवेंट्स जो हैं, क्या वो हम H1 पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, आई थिंक फंक्शन ही बनाना पड़ेगा इसका। नहीं, इवेंट को, जैसे हमने यहाँ पे तो ऑन क्लिक लिखा था जब हम माउस की कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे माउस की इवेंट नहीं लिखना। अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड की इवेंट लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन की, और यहाँ पे दिखाई रहा है ये तीन इवेंट है। तो क्या मैं यहाँ पे ये इवेंट यूज कर सकता हूँ? जी सर, यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम H1 टैग में कुछ लिख नहीं सकते भाई। हम बटन तो तभी जी। प्रेस करेंगे ना जब हम इसमें कुछ लिख सकते हो। तो जब हम इसको रन करेंगे, अगर देखते हैं, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, मतलब इसमें लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट करा और मैं कीबोर्ड को दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, कुछ इवेंट नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसमें लिख नहीं सकते। तो कीबोर्ड की जो इवेंट्स हैं, वो हमारी कहाँ काम करेंगी? जहाँ पे यूजर लिख सकता है। और वो कौन से एलिमेंट है जिसमें यूजर लिख सकता है? टाइप। हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और कौन से हैं? टेक्स्ट एरिया है ना, नॉर्मली सर। तो यही है। लेकिन बटन में भी यूजर लिख सकता है कुछ, बटन के ऊपर नहीं लिख सकता है ना। जी सर। हम्म। तो ये भी बटन के ऊपर इवेंट नहीं होगी, ये सिर्फ इनपुट पे ही चलेगी। और यहाँ पे हम इनपुट पे लिख देते हैं, हम ऑन की डाउन लिख देता हूँ मैं। और डाउन पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड वाले फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कीबोर्ड फंक्शन है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log करके। यहाँ पे मैंने लिख दिया डाउन वाली इवेंट फायर हो रही है, तो मैंने डाउन ही लिख दिया। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। कंसोल में मैंने प्रिंट करवाया, तो कंसोल की स्क्रीन हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही लिखा कुछ ए, तो डाउन वाली इवेंट अक्कर हो गई। इतना क्लियर? ठीक है जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको तीनों इवेंट लगा के देखता हूँ इसी बॉक्स पे। तो मैंने यहाँ पे 3 बार कॉपी कर लिया, ऑन की अप, ऑन की डाउन, फिर मैंने लगा दिया अप, और फिर लगा दिया मैंने प्रेस। तीनों के अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो 1 2 3 कर देता हूँ मैं, तीनों के फंक्शन अलग अलग, 1 2 3। और यहाँ पर मैंने 2 बार फंक्शन और बना दिए। कॉपी पेस्ट करने की बजाय सेलेक्ट करके मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 1 2 3। अब ये पहला वाला जो है वो डाउन के साथ चल रहा है, दूसरे वाला अप के साथ चल रहा है, और तीसरे वाला प्रेस के साथ चल रहा है। तो मैंने, क्योंकि ये एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे लगाया है, तो जैसे ही मैं एक बटन दबाऊंगा, ये तीनों ही इवेंट फायर होंगी ही होंगी, क्योंकि बटन नीचे भी जाएगा, दबा भी रहेगा, और रिलीज भी होगा, अप भी होगा। तो चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ए दबाया,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ज़्यादा देर तक दबाया था तो बार बार ए रिपीट हो गया। एक बार फिर से करके देखते हैं। तो जैसे मैंने छोटा सा ए दबाया तो यहाँ पे डाउन प्रेस अप, इसी सीक्वेंस में कॉल हुई है ये तीनों, हमेशा सीक्वेंस यही रहेगी। अब ये दिक्कत थी इसमें कि जैसे ही मैं ज़्यादा देर दबाऊंगा तो फिर वो दूसरा ए आ जाता है, तो ये प्रेस वाली को ज़्यादा देर तक हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार वो यूज़ होगा। अगर सेटिंग करेंगे तो फिर कीबोर्ड की कुछ सेटिंग होगी तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इसी तरह से होता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही बार वो कॉल होगा और इसी सीक्वेंस में होगा, डाउन प्रेस अप। क्लियर है? तो अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इन इवेंट्स को कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, इसके एग्जांपल्स। कुछ जैसे वैलिडेशंस टाइप करके देखते। वैलिडेशन में मैं फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके आगे मैंने एक पैराग्राफ बनाया और इस पैराग्राफ में मैंने लिख दिया एंटर फोन नंबर। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ये आ गया बॉक्स बन के। अब मुझे करना क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, अल्फाबेट लिखे क्योंकि ये तो नंबर है, तो यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा तो भी यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा, मतलब 10 डिजिट का होना चाहिए, इसकी लेंथ 10 की होनी चाहिए तो ये वैलिड दिखाएगा। तो चेक करके देखते हैं कि ये वैलिड दिखाएगा, वैलिड है या नहीं फोन नंबर। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, फंक्शन चेक फोन नंबर, कैमल केसिंग का मैंने यूज कर लिया, फोन नंबर ऐसे। अब मुझे यहाँ पे इवेंट लगानी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी इवेंट मुझे लगानी चाहिए इन तीनों में से, इसके ऊपर फोन नंबर को चेक करने के लिए? सर एक की डाउन, ऑन की प्रेस लगानी चाहिए। ऑन की डाउन और ऑन की प्रेस भी लगाएंगे फिर। चलो तो ऑन की डाउन लगाते हैं पहले, और यहाँ पे मैंने लिखा ये, ओके। तो यहाँ पे क्या करा, फंक्शन को कॉल कर दिया, और इस फंक्शन में मुझे चेक करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ चेक कर रहे हैं, तो इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो ये क्या है, इसकी आईडी बनाओ। इसकी आईडी मैंने फोन ही रख दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या ये लेंथ इसकी 10 है। तो मैं इसको पहले लेंथ चेक प्रिंट करवा के भी देखता हूँ कि लेंथ है कितनी, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो कैसे पता चलेगी, फोन डॉट लेंथ, लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है, तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। तो चेक करके देखते हैं क्या ये मैंने सही लिखा है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये तो अनडिफाइन कर रहा है, इसका मतलब ये सही तरीका नहीं है। हाँ, तो मैंने गलत लिख दिया, मतलब मैंने पूरा नहीं लिखा। फोन क्या है, टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, लेकिन हमें टेक्स्ट बॉक्स को नहीं चेक करना, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट को चेक करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी लेंथ चेक करें। तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स ठीक लिख दिया है, और जितने हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं करेक्टर्स, उसकी वो लेंथ बार बार प्रिंट करता जा रहा है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे डाउन लिखा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो अभी यहाँ पे 0 दे रहा है, ए पे 0 दे रहा है, जबकि इसकी लेंथ 1 है। बी लिखा मैंने तो अब 1 दिखा रहा है लेंथ, जबकि 2 लेंथ हो गई। तो ये एक स्टेप पीछे चल रहा है। क्यों चल रहा है पीछे, टेक्स्ट वैल्यू ले, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउन लिखा है। तो डाउन क्या होगा, बाद में लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में, बाद में ए आएगा टेक्स्ट बॉक्स में, पहले वो फंक्शन को कॉल कर देगा। तो पहले फंक्शन को कॉल कर रहा है तो ये लेंथ पहले ही चेक हो गई, तो इसीलिए हमें डाउन यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेस, तो चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ए लिखा, नहीं अभी भी वो प्रिंट नहीं कर रहा है, यानी कि करेक्टर लिखने से पहले ही उसने एग्जीक्यूट कर दिया इसको भी।
तो अब हम यहाँ पे तीसरी इवेंट ही लगा सकते हैं अपनी अब क्या करेगा, पहले लिख देगा, बाद में जब हम छोड़ देंगे लिखने के बाद बटन को तब कॉल करेगा। तो अब अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे अब सही आ रहा है, 2 लिखे तो 2, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ चेक करनी है कि भैया वो 10 करेक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे मैं console.log हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया if phone.value.length equals to 10। अगर वो 10 डिजिट का है तो इसका मतलब वैलिड है, तो console.log करवा देते हैं वैलिड, ठीक है। एल्स में तुम्हें इनवैलिड देना है तो इनवैलिड दे दो, लेकिन वो बार बार इनवैलिड प्रिंट करता जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ वैसे तो इनवैलिड, क्योंकि हमें इनवैलिड भी लिखना ही है। तो यहाँ पे हमने एल्स में लिख दिया इनवैलिड, और बार बार प्रिंट ना करे, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बार बार लिखने से। चलो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाले कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक इनवैलिड है। 10 11 हो गए, तो 10 लिखते ही वो क्या हो गया, वैलिड हो गया है। तो 10 का था तो इसलिए वैलिड दिखा रहा है। अब ये बार बार इनवैलिड और वैलिड को बार बार प्रिंट कर रहा है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे एक स्पैन बना लेता हूँ, स्पैन टैग, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। तो इसका आईडी, इसकी आईडी S1, और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं S1 डॉट inner HTML इक्वल्स टू वैलिड। इसी तरह से इनवैलिड आ जाएगा नीचे। तो इससे क्या होगा कि वो बार बार ना, इससे क्या होगा कि वो बार बार ना रिपीट नहीं करेगा। चेक करके देखते हैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ नहीं आ रही। हाँ, अब आ जाएगी। यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा तो कहाँ पे आ रहा है, अच्छा ये यहाँ पे आ गया क्या वैलिड, ये कहाँ पे आ गया, S1 हमने कहाँ लगा दिया, S1 मैंने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के आगे लगा दिया। तो ये मुझे लगाना था दूसरे वाले बॉक्स के आगे, तो इसको पोजीशन इसकी यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ कर दी मैंने इसकी पोजीशन, और यहाँ पे मैंने लिखा। तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो ये वैलिड दिखा रहा है, इसका मतलब हमने कोई लॉजिक गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया गया मैंने, दोनों में ही मैंने वैलिड लिख दिया था, तो नीचे तो इनवैलिड था। तो चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, अभी तक इनवैलिड दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10 करेक्टर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे वैलिड लिखा आ जाएगा। क्लियर। अब हमें करनी है कंडीशन को चेक कि क्या उसके अंदर अल्फाबेट है या नंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा वैल्यू है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। लेट ले लो या कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट ले लेते हैं। कॉन्स्ट मतलब होता है फिक्स्ड, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कॉन्स्ट p ले लिया मैंने फोन नंबर के लिए, इक्वल्स टू फोन डॉट वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो p में आ गई है। अब हमें p को चेक करना है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं नंबर, नंबर p, क्या वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर वो n ले लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट n, कॉन्स्ट n इक्वल्स टू नंबर p, अगर वो n में कन्वर्ट हो जाएगा तो n में क्या आएगा, नंबर आएगा, और वरना n में आएगा NaN। चेक करते हैं n में आ क्या रहा है। n में आ क्या रहा है, console.log करवा के प्रिंट करवाते हैं, console.log n। रन करते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने लिखा अल्फाबेट, तो NaN आ रहा है क्योंकि वो नॉट अ नंबर है, चाहे कितने भी डिजिट का हो। तो नंबर लिखते ही यहाँ पे वो नंबर रिटर्न हो रहा है, लेकिन अल्फाबेट लिखते ही वो NaN रिटर्न कर रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि n में क्या है। अब हम क्या करेंगे, n को चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा के। तो ये जो कंडीशन थी इसके ऊपर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इफ n इक्वल्स टू, या नॉट इक्वल्स टू कर लेते हैं, चलो नॉट इक्वल्स टू NaN। NaN भी एक वैल्यू की तरह होती है, जैसे हम करते हैं ना चेक, क्या a में 10 है, इक्वल्स टू 10, तो NaN को भी हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। और अब इस कंडीशंस को डाल देते हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया,
इसके अंदर एक और कंडीशन आ गई, यानी कि ये नेस्टेड इफ हो गया है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो अगर वो एन नहीं है तो ये चलेगा, और अगर वो एन है तो एल्स में आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा इनवैलिड वाला। console डॉट लॉग को हम नहीं प्रिंट करवा रहे और इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर उसकी लेंथ के लिए भी हमने कंडीशन लगा दी और इसके लिए भी कंडीशन लगा दी है, चेक करते हैं इसको। तो अगर मैंने 10 बार ए लिखा, 10, तो 10 में ये तो वैलिड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वैलिड दिखा रहा है, नॉट अ नंबर, एन वो एन आएगा ना, उल्टी कंडीशन लिख दी मैंने, इसका मतलब इक्वल इक्वल टू आएगा। अगर वो एन है, अगर एन नंबर है तो नॉट अ नंबर है, तो अगर हमारा ये कंडीशन नॉट अ नंबर है एंड में एन नहीं है तो एल्स में जाएगा ना। अगर एन है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एन है तो फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे इसमें आना चाहिए कंडीशन फॉल्स। अगर एन नहीं है तो इसमें जाएगा। लिखा तो ठीक ही है, रीलोड कर लेते हैं एक बार। वैलिड दिखा रहा है 10 के उसमें लिखने से, लेंथ को ही चेक कर रहा है ये, लेंथ को। तो इसको हमें यहाँ पे लिखना होगा इज एन क्या है? एक फंक्शन है इज एन, तो इज एन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है ना ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर नंबर आएगा और ये बूलियन वैल्यू देगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि एन है वो या नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा एन, क्या एन है? अगर है तो इसमें जाएगा, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अगर नहीं है एन तब एल्स में जाएगा। तो अब इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स ए लिखा तो ये इनवैलिड दिखा रहा है, और अगर मैं काउंटिंग लिखूंगा तो वैलिड हो गया है। और 0 को हटा के ए लिख देते हैं तो 10 डिजिट का है, लेकिन एन प्रिंट कर रहा है और इनवैलिड प्रिंट। ठीक है जी, ठीक है। इन दोनों को एक लाइन में लिखते हैं कंडीशंस को। तो यहाँ से मैंने ये हटाया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में कर दिया। ये हमारी एक कंडीशन, ये हमारी दूसरी कंडीशन, और दोनों के बीच में क्या आएगा? दोनों मस्ट हैं ट्रू होनी, या कोई एक? दोनों ही जरूरी है। हाँ, अगर वो एन नहीं है, हाँ, तो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए ना, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। अगर वो एन नहीं है और उसकी वैल्यू 10 है तो दोनों ही ट्रू करने के लिए यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, और बाकी का कोड हटा देते हैं एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हमने सिर्फ लगाया कि वैलिड है, और यहाँ पे एल्स में जो कि नीचे लिखा हुआ है हमने, एल्स में हमने लगा दिया। इसको एक लाइन में ही कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके अपने आप फॉर्मेट हो चुका है। और इसको भी इनवैलिड को हटा दिया, एक्स्ट्रा कोड हटा दिया, सिंपल सा हो गया कोड। चेक कर लेते हैं एक बार रन करके, सेम कोड है, और इस बार इनवैलिड दिखा रहा है 10 डिजिट का, और इस बार 1 2 3 10 तक तब भी इनवैलिड ही दिखा रहा है क्योंकि स्पेस आ गया था। तो स्पेस हटाया मैंने, इनवैलिड, और 0 को हटा के ए लिखा तब भी इनवैलिड है 10 डिजिट का, लेकिन ए आ गया, ए हटाते 0 वैलिड। ठीक है जी, तो कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन की इवेंट, और इस पहले एग्जांपल में कलर चेंज किया है। एंटर कलर नेम टू चेंज टेक्स्ट बॉक्स बैकग्राउंड कलर। जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का कलर लिखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे रेड, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। कोई बटन नहीं है, सिंपल टेक्स्ट लिखते ही बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। तो यहाँ पे तो CSS तो यूज हुआ वही है, और जो इवेंट है वो कौन सी लगेगी?
टेक्स्ट बॉक्स पे की इवेंट लगाई हमने यहाँ पे की अप, और की अप पे मैंने फंक्शन को कॉल करा, बैकग्राउंड के नाम से ही फंक्शन बना दिया मैंने, बैकग्राउंड के नाम से फंक्शन कॉल किया और फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं बैकग्राउंड। अब करना क्या है, इसका आईडी चेंज, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आईडी आएगी टेक्स्ट बॉक्स की text1, और text1 का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे text1 डॉट स्टाइल, CSS से चेंज करेंगे तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू कलर का नाम। कलर का नाम क्या आएगा, अगर मैं रेड लिख दूंगा तो ये हमेशा रेड ही करेगा, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसकी जो वैल्यू है वही इसका कलर हो जाएगा। वैल्यू चेक करते हैं इसका आउटपुट, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है और यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा रेड तो ये रेड आ चुका है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप कोई भी कलर देखते हैं, जैसे डार्क रेड कोई कलर होता है, तो मैंने यहाँ पे डार्क रेड लिखा तो ये तो चल रहा है। येलो तो होता ही है, डार्क येलो होता है कोई कलर, डार्क येलो कोई कलर नहीं होता, तो इसने कोई कलर नहीं दिखाया है ना, ये अगर कलर कोई है तो ही दिखाएगा। डार्क ब्लू भी होता है कलर, ठीक है, तो जो भी हम कलर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे हम हैश कोड भी लिखेंगे अगर, तो भी क्या करेगा, वो कलर दिखा देगा। तो 000 किसका कोड होता है, ब्लैक का, तो ये 3 बार 0 लिखते ही ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से रेड करना है तो F00 रेड हो गया। तो जो भी कलर है हैश कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, चेक करके देखते हैं क्या हम इसमें RGB की वैल्यू लिख सकते हैं, RGB, और यहाँ पे रेड की होती है वैल्यू 255, 0,0 और ब्रैकेट बंद, रेड कलर हो गया है ये। तो यहाँ पे अगर हम कोई मिक्सिंग करेंगे, इसको भी बढ़ाते हैं 255, तो यहाँ पे येलो कलर हो गया, कलर भी चल रहा है, यानी कि RGB हेक्साडेसिमल, जो नॉर्मल HTML के कलर्स हम अप्लाई करते हैं वो सब इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कोड कर रहे हैं ये CSS से ही कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो RGB ये भी लगा सकते हो। A का मतलब होता है अल्फा, तो इसका हल्का हो गया कलर, 0.5 लिखते ही, 0.1 लिखते ही और बिल्कुल ही हल्का येलो आ गया है। तो ऐसे हम शेड्स कलर लिख के देख सकते हैं कि कौन सा कलर है ये, और इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम डायनामिकली, बिना कोई बटन के, सीधा ही हमने यहाँ पे ऑन की अप लगा दिया। जिस तरह से हमने यहाँ पे कलर करा है इस टेक्स्ट बॉक्स का, इसी तरह से तुम किसी का भी चेंज कर सकते हो, चाहे वो बॉडी हो या कोई और टैग हो। और जिस तरह से कलर किया है उसी तरह से तुम इमेज भी लिख सकते हो, इमेज भी अप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक डिव है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये डिव है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिव, ये जो है ये डिव है और ये टेक्स्ट बॉक्स है। तुम्हें करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में इमेज का नाम आएगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें तुम्हें एंटर करवाना है इमेज नेम। तो इमेज नेम उसने दे दिया मान लो नेचर, तो नेचर से रिलेटेड जो फोटो होगी वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। अगर तुमने यहाँ पे कोई और नाम लिखा, कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर की फोटो आ जाएगी। अब ये गूगल तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे तो आ जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नाम पहले से ही अपने कंप्यूटर में अपने फोल्डर में रखने होंगे इमेजेस के, तो कंप्यूटर रख लेना, 2-3 इमेजेस रख लेना, और अगर हम वो लिखेंगे यहाँ पे तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। और अगर हमने कोई ऐसा नाम लिखा जो कि हमारे पास इमेज नहीं है, तो यहाँ पे कोई मैसेज लिख देना, नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिख देना। क्वेश्चन क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम कीबोर्ड अप का यूज कर सकते हैं और कलर भी, यानी कि CSS को भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल दिखा रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट लेटर इनटू कैपिटल। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ए लिखा मैंने स्मॉल में, लेकिन वो अपने आप ही कैपिटल में कन्वर्ट हो गया लिखते ही, तो ये भी हमने क्या कर रखा है, ऑन की अप ही क्या कर रखा है, यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन की अप, फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन में क्या कर दिया, एक फंक्शन लगा दिया, उस
का जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर मतलब कैपिटल। इसी तरह से अगर हमने कैपिटल में लिखा तो वो स्मॉल में ही आना चाहिए, तो उसके लिए टू लोअर केस लगा देंगे। कई फॉर्म्स वगैरह होते हैं जब जहाँ पे हमें वैल्यू को कैपिटल में ही लिखना है, तो हम यूजर को नहीं कहेंगे कि भैया तुमने गलत वैल्यू लिखी है, हम उसको खुद ही कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी क्लियर है। अगला क्या है, कन्वर्ट लेटर इनटू कैपिटल। ये भी सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये की एक पीछे चल रहा है ना। यहाँ पे 2 बार लिखा मैंने तो एक दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसमें पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन की डाउन लिखा हुआ है। तो सेम ही प्रोग्राम है, यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी लेबल में कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर प्रोग्राम में। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और फिर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आउटपुट है इसकी आईडी, आउटपुट के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैपिटल में लेटर कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया है। क्लियर है ये भी? ठीक है, तो तुम्हें तो यहाँ पे हमने अभी एक प्रोग्राम करा था कि ये वैलिडेशन वाला ना, यहाँ पे हम 1 2 3 लिख रहे हैं, अभी मैं पूरा लिखा ही नहीं, ये इनवैलिड दिखा रहा है। तो ऐसा भी एक इम्प्रेशन हो सकता है कि यूज़र के सामने ठीक ना पड़े। तो जब हम लिख दें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर फोन नंबर, वापस उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, और इसी में ही मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एंटर फोन नंबर लिखा, फिर उसका कहा मैंने कि एंटर कुछ और कह दिया, ईमेल कह दिया मान लो। तो ईमेल में मैंने यहाँ पे आईडी सेम दे रखी है, तो मैं इसकी ईमेल की आईडी चेंज कर दूंगा ईमेल, और इसका इवेंट में अभी कुछ नहीं लिखना, इसकी भी आईडी हमने सेम दे रखी है स्पैन की, तो इसका भी आईडी हमने बदल दिया। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ और ये अब गलत है, मतलब इनवैलिड है, तो जब मैंने लिख दिया अब मैं नीचे आ गया तब दिखाए ये इनवैलिड है, ये शुरू में ही ना दिखाए। तो उसके लिए जब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है तो ये हाईलाइट कर रहा है इसको, यहाँ पे कर्सर रखा तो ये हाईलाइट कर रहा है। तो ये कैसे होता है, ये होता है CSS से जो इवेंट होती है, CSS में जो क्लास यूज होती है उसको हम बोलते हैं फोकस। जैसे कॉलन होवर होता है वैसे ही कॉलन फोकस भी होता है, लेकिन वो तो CSS में होता है। और जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट का नाम है, जब हम कर्सर लेके आते हैं तो इसको भी फोकस ही बोलते हैं, जब कर्सर हटाते हैं तो उसको ब्लर बोला जाता है। लगाने को फोकस, हटाने को ब्लर। तो ये वाला जो फोन नंबर है इसको हमें कहाँ पे लगाना है, जब हम हटा रहे हैं, तो हटाने का मतलब है ऑन ब्लर। तो ये जो इवेंट थी, ऐसा करते हैं मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ, ये नहीं लगा रहे हम लगा रहे हैं सेम वही चीज, प्रोग्राम सब कुछ सेम ही है। ऑन की अप की जगह मैंने लगा दिया ऑन ब्लर। तो ब्लर से क्या होगा, जब हम माउस को हटाएंगे, उस पे फोकस हटाएंगे तब कॉल करेगा। कुछ और मैंने चेंजेस नहीं करे। चेक करते हैं, 1 2 3 4 लिखा, नीचे आते ही वो इनवैलिड दिखा रहा है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे सही लिखा और नीचे आया तो ये वैलिड दिखा रहा है। तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक और काम कर सकते हैं, अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे इनवैलिड लिखा है, नीचे आया इनवैलिड है, लेकिन अब जैसे मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये हट जाए। क्यों हट जाए, क्योंकि अब हम लिख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं ना, तो अब ये इनवैलिड वाला ऑप्शन हट जाए। जब हम लिख लेंगे तब वो चेक करेगा कि वैलिड है या नहीं। तो अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूं तो कौन सी इवेंट फायर हो रही है, ऑन फोकस, ऑन फोकस। और फोकस में हमें क्या करना है, फोकस में हमें एक और फंक्शन कॉल करना है। मैंने यहाँ पे फोकस में क्या करना है, मुझे केवल उसको खाली करना है। ये जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको डिलीट करना है। तो ये क्या है, इसका नाम है S1। तो S1 को खाली करना है, तो वो मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, एक और फंक्शन नहीं बना रहा, सीधा मैंने लिख दिया S1 डॉट क्या करेंगे, क्या लिखेंगे खाली करने के लिए, कोड्स खाली छोड़ देते हैं, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू और खाली कोड्स। तो खाली कोड्स मैंने सिंगल कोड्स लगा दिया क्योंकि डबल कोड्स बाहर लगे हुए थे।
तो इनर HTML से मैंने उसको खाली कर दिया, और यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये इनवैलिड, जैसे ही मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो वो डिलीट हो गया, फिर से बाहर कर रहे हैं तो इनवैलिड ही अभी भी। तो अब मैं इसको ठीक करके देखता हूँ, तो यहाँ पे गलत है और यहाँ पे वैलिड वैलिड दिखा रहा है, लेकिन हाँ जब हम इस पे करेंगे तो फिर से डिलीट हो गया, फिर वो। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है जैसे इसमें। अगर ये वैलिड, अगर सही है तो वैलिड ना दिखाए फिर ये। अगर सही है तो वैलिड तो दिखा रहा है, अगर सर दिखाए ना मतलब कि उससे पता चल गया हमें अच्छा वैलिड है, मतलब तुम ये कहना चाह इनवैलिड रहे पे हो, ही दिखाना चाहिए। अगर इनवैलिड है तो गलती बताए, अगर हम सही हैं तो फिर वो ना दिखाए कुछ। तो ये तो सिंपल है, अच्छा जो हमने वैलिड लिखा था उसको कमेंट कर दो, जहाँ पे हमने जो वैलिड लिखा था इसको हमें लिखेंगे ही नहीं, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, सीधा एल्स वाला पार्ट लिख देंगे। और एल्स वाला पार्ट लिखना है तो यहाँ से ये नॉट हट जाएगा, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर हमने सिर्फ इनवैलिड को चेक करना है तो फिर तो हमारा और भी छोटा हो जाएगा, ये वैलिड वाली कंडीशन हट जाएगी, एल्स भी हट जाएगा, और यहाँ से हमने जो नॉट लिखा था वो भी हट जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ उसके लिए हो गया, इनवैलिड के लिए। तो यहाँ पे हमने गलत लिखा तो इनवैलिड, सही लिखा 10 तक तो कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, मतलब गलत सलत कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब तुम्हारा टास्क ये है, मैं वापस वही वाला ऑन कर रहा हूँ, वैलिड और इनवैलिड वाला दोनों का। तो तुम्हारा टास्क ये है कि आइकन्स लगाने आते हैं तुम्हें, आइकन्स यूज किए हैं। ये जो वैलिड है ना, वैलिड और इनवैलिड वाला, इसमें नाम ना लिखा है, इसकी जगह टिक करके लिखा है, टिक का आइकन होगा चेक का, और अगर गलत है तो क्रॉस का आइकन आएगा। जो ये फोकस इवेंट हमने पढ़ी है, ये ऐसा नहीं है टेक्स्ट बॉक्स पे ही चलती है, क्योंकि कीबोर्ड की इवेंट्स तो टेक्स्ट बॉक्स पे ही चलेंगे ज्यादातर, और में तो हम लिख नहीं सकते, बहुत रेयर, बहुत कम कम बटन ऐसे हैं जिसमें हम लिख सकते हैं। जैसे रेडियो बटन है, रेडियो बटन में भी लिख नहीं सकते, चेक कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो उसमें भी नहीं चलेंगी कीबोर्ड की इवेंट्स, कम कंट्रोल्स हैं। लेकिन जो फोकस इवेंट है वो तो काफी में आती है, जैसे रेडियो बटन है तो रेडियो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फोकस आएगा। जो सिंपल बटन होता है उसमें भी फोकस आती है, सेलेक्ट बॉक्स में भी, मतलब अधिकतर जितने भी कंट्रोल है सब में फोकस और ब्लर इवेंट तो आएगी आएगी। जब हम क्लिक करेंगे उस पे कर्सर से तो वो एक्टिवेट होता है, तो एक्टिवेट हो रहा है तो उसका मतलब फोकस इवेंट होगी होगी। तो फोकस और ब्लर इवेंट दूसरे कंट्रोल्स पे भी तुम यूज कर सकते हो। और ये वाला तो सर तुम, एक सवाल था हटके, हाँ